पीछे देख रहे थे, पिछले वीडियो में देखे थे कि कैसे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस को रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखा करेंगे। अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो नया टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसएप्रियंस और क्या हम लोग को एप्रियंस है। तो डिसएप्रियंस और एप्रियंस यहाँ पे दो वर्ड यूज होगा, इसको भी हम लोग रेट के अनुसार ही क्या करेंगे, लिखा करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे जो कि हम लोग 3 गो इंपॉर्टेंट बात करेंगे। कितना करेंगे? 3 गो, जिसमें से पहला अभी बात करने जा रहे हैं, उसके बाद 2 गो और बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहली बात कि क्या है सो कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, इतना तो पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस को पहले बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद उसका कुछ कुछ स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा जो कि भी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हम लोग को यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ पर समझो कि जो डिसएप्रियंस हम लोग यूज करेंगे वो किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? रिएक्टेंट के लिए। ये दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, कि रिएक्टेंट के लिए जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया जाता है? डिसएप्रियंस लिखा जाता है। अगर कहीं पे एप्रियंस दिखाई दिया, इसका मतलब किसका बात कर रहा है? प्रोडक्ट का बात कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों रेट लिखेंगे, एक हम लोग एवरेज के लिए भी लिखेंगे और किसके लिए लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस के लिए भी। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि अगर तुम्हें लिखने के लिए बोल दिया कि रेट ऑफ डिसएप्रियंस, क्या बोलेगा? रेट ऑफ डिसएप्रियंस। तुम्हारे ब्रेन में तुरंत वहां पे आ जाना चाहिए कि जैसे वहां पे डिसएप्रियंस की बात किया, मतलब वो किसके लिए बात किया होगा? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। तो जब भी हम लोग एवरेज के लिए लिखो या फिर इंस्टेंटेनियस के लिखो तो अभी देखो एवरेज के लिए लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा? डेल लिखेगा। क्या लिखेगा? डेल। अब किसका बात कर रहा है? तो किसका कंसंट्रेशन का बात कर रहा है? ए का। क्या बात कर रहा है? ए का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका? ए का। और नीचे क्या हो जाएगा? डी, मतलब डेल टी हो जाएगा। क्लियर है? नेगेटिव क्यों लिखे? नेगेटिव इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसका बात किया था? डिसएप्रियंस। और डिसएप्रियंस किसको हम लोग को बताता है? यहाँ पे रिएक्टेंट का। और वैसे भी नहीं तो रिएक्शन को हम लोग देख के बता सकते हैं। मान के चलो कभी तुम्हारा रिएक्शन दिया ही नहीं है, रिएक्शंस दिया ही नहीं है और अचानक बोल देगा कि रेट ऑफ डिसएप्रियंस लिखो सी का चाहे बी का, तो वहां से हम लोग किससे पकड़ेंगे? इसी से, नाम से, कि कहीं अगर डिसएप्रियंस बोल दिया मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए किसका बात कर रहा है? रिएक्टेंट का। और जो भी रहेगा उसमें क्या लगा देना है? यहाँ पे नेगेटिव लगा देना है। क्लियर है? आता है। अब यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में क्या करते हैं? डेल्टा को हटा करके डी लिखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, और कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा? ए, और नीचे क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। क्लियर है? आता है। उसी तरह से यहाँ पे बी का लिखने बोल रहा है रेट ऑफ डिसएप्रियंस। डिसएप्रियंस करने का मतलब रिएक्टेंट, मतलब क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन। और यहाँ पे किसका बोल रहा है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा? नेगेटिव डी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ एप्रियंस ऑफ सी बोला है, मतलब किसका बात कर रहा है? एप्रियंस। एप्रियंस का कहने का मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा करते थे? प्लस। अब सी का बोल रहा है यहाँ पे लिख दो। एवरेज के लिए लिखेगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे सी लिखेगा और नीचे क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम। इसमें भी लिखेगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टी। उसी तरह से यहाँ पर देखो अभी किसका बात कर रहा है? एप्रियंस का। तो एप्रियंस जैसे बात करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। डी का बोल रहा है यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम। यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे डी, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे कैपिटल डी, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। एक बात का हमेशा एक चीज और नोटिस करना, कभी भी तुम्हें डिसएप्रियंस एप्रियंस अगर लिखने के लिए बोला, अभी देखो हम लोग 2 चीज पढ़े थे, एक तो पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन। कभी अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोला तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं? उसका जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ करता था उसको हम लोग क्या करते थे? डिवाइड करते थे। क्या करते थे? डिवाइड। जैसे कभी यहाँ पे देखो डिसएप्रियंस ना लिख करके खाली बोल देता रेट ऑफ रिएक्शंस लिखो, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? जो अल्फा था, अल्फा से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। क्या कहने समझ में आ रहा है? लेकिन अभी क्या चीज बोल दिया है? डिसएप्रियंस या फिर एप्रियंस यूज करेगा तो वहां पे समझ जाना कि सिर्फ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बोला है? ए के लिए या फिर बी के लिए या फिर सी के लिए या फिर डी के लिए, मतलब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बोला है। तो उस कंडीशन पे तुम्हें पूरा रिएक्शंस का बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा, तो उस कंडीशन पे स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो कहीं भी डिवाइड किया गया है नहीं। तो यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट बात था, तो ये इंपॉर्टेंट बात को तुम्हें हमेशा याद रखना है। क्लियर है? यहाँ तक? चलो इसको पहले नोट कर लो, कैसे लिखेंगे समझ में आ गया ना? किसी के लिए भी डिसएप्रियंस ये सब हम लोग को लिखने के लिए आ जाएगा। चलो इतना नोट कर लो। अब देखो जैसे तुम लोग को बताए थे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने के लिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस दिए थे कि उसको हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा करेंगे। उसी तरह से अभी जब हम लोग एप्रियंस और डिसएप्रियंस इसका कहानी पढ़े तो अभी उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको समझो क्या चाहिए। सो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ डिसएप्रियंस।
क्या पता कर रहे हैं यहाँ पे, डिसअपियरेंस का हम लोग को रेट लिखना है, किसका, तो ऑफ H2 का। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अगर सिर्फ बोल देता रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसके लिए भी लिखना पड़ता और इसके लिए भी लिखना पड़ता, तो किसी एक के लिए बोल रहा है क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। अरे सिर्फ डिसअपियरेंस नहीं लिख सकता था, किसका बोल रहा है, तो N2 का बोलेगा, चाहे किसका बोलेगा, H2 का बोलेगा। तो स्पेशली किसके लिए बोला है अभी, H2 के लिए। तो देखो इसका जब भी तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसका, सबसे पहले हम लोग किसका पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है हम लोग को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तुम लोग को अब यहाँ पे देखो, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखने के लिए थोड़ा थोड़ा बचाएंगे। जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा करते थे तो उसके लिए ROR लिखा करते थे, अभी लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो मतलब RO यहाँ पे लिखेंगे D। क्या लिखेंगे, D। समझ जाना क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कभी लिखेंगे ROA, मतलब समझ जाना रेट ऑफ अपियरेंस बात कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे वहां पे पहले समझ गए थे उसी तरह से लिखना है। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है, किसका लिखना है हम लोग को, तो ऑफ H2 का लिखना है। किसका लिखना है हम लोग को, H2 का। कैसे लिखेंगे, H2 तुम्हारा देखो, डिसअपियरेंस जहां बात करें मतलब आंख बंद करके क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, वही भी बताने जा रहे थे कि यहाँ पे बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहेगा तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता था, बैलेंस। अगर इसको बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। लेकिन देखो जब भी हम लोग डिसअपियरेंस और या फिर अपियरेंस की बात करते हैं तो वहां पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई खेला नहीं हुआ करता है। क्या होता है, क्या नहीं, अभी बताए थे क्या कि उससे डिवाइड करना है, नहीं करना है। तो इसको बैलेंस करो या ना करो, लेकिन फिर भी इतना याद रखना क्योंकि कभी कभी गड़बड़ कर लेगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने दे देगा या फिर साथ ही साथ तुम्हारा दे दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस सब लिखने के लिए, तो उसमें स्टिचियोमेट्रिक का जरूरत पड़ेगा ना। इसी चलते हमेशा एक बार कोशिश करना कि बैलेंस कर लेना पहले, अगर जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ा तो नहीं करेंगे। हालांकि अभी डिसअपियरेंस और अपियरेंस में जरूरत नहीं पड़ता है। किसका पूछा था हम लोग को, H2 का पूछा था। क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसके अनुसार अच्छा तुम लिखना चाहता है। अभी स्पेशली तो बोला नहीं है कि एवरेज लिखो या फिर तुम इंस्टेंटेनियस लिखो, तो किसी के अनुसार लिख सकता है। तुम्हारा मन है एवरेज लिखने का, किसका मन है, एवरेज, तो एवरेज के अनुसार लिख दो। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका लिखेगा, H2 लिखेगा और नीचे क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसी को तुम लिखना चाहता किसके अनुसार, इंस्टेंटेनियस के अनुसार, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, H2 का, तो क्या लिखेगा, माइनस यहाँ पे स्मॉल d हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाता है, H2, और नीचे क्या हो जाता है, dt। क्लियर आता है। वही तो बात है कि इसमें हम लोग नहीं करते हैं, समझ में आया। जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे तो उसी कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पर हम लोग पर मोल के अनुसार निकालते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे थे, रेट को इक्वल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इक्वल। तो तभी इक्वल होगा जब हम लोग पर मोल के लिए निकालेंगे। तो पर मोल में जैसे निकालते तो उसमें हम लोग को जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो हम लोग क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था। तो उस कंडीशन पे हम लोग बोलते थे कि सभी का जो रेट होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अभी जब हम लोग स्पेशली किसी चीज का निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग को जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपियरेंस की बात करेंगे तो उस कंडीशन पे हम लोग को कोई भी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। क्लियर है। तो इसका कहानी समझ गए। तो क्या इससे हम लोग को और भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसको तो बना लोगे, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में तुम लोग को हम सवाल बोलते हैं ऐसा करके कि बताओ यहाँ पर तुम्हें लिखना है रेट ऑफ अपियरेंस। क्या चीज लिखना है यहाँ पे, रेट ऑफ अपियरेंस। किसका लिखना है, अरे तो एक एक देख रहा है NH3 है। क्या चीज दिख रहा है, NH3। इसका कैसे लिखता, यहाँ पे तुम जान रहा है कि अपियरेंस बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किसके अनुसार लिखना चाहता है, चलो इंस्टेंटेनियस के अनुसार लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखता, NH3 लिखता और नीचे क्या लिखता तुम, DT। क्या यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, चलो इतना लिख लो। हाँ, जब हम लोग को पूरा रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना पड़ेगा तो उसी समय पे हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। और उस समय आपस में सभी का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग पर मोल पे निकाला करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको नोट कर लो जल्दी। अब देखो कुछ कुछ बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट बात जो 1 लिखा था उसमें देखे थे कि जब हम लोग डिसअपियरेंस और अपियरेंस का बात करते थे कि जब भी हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपियरेंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस को देखने के बाद जब उसका रेट लिखेंगे तो हम लोग डिसअपियरेंस और अपियरेंस के लिखने के दौरान हम लोग कोई भी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया था। उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कभी जगह जगह पे क्या होता है कि डिसअपियरेंस ना लिख करके इसका पूछने का तरीका वहाँ पे बदल जाता है।
तो क्या क्या वहाँ पे लिखा रह सकता है, मीनिंग दोनों का एक ही है, निकालना एक ही है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पे उसका बात क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसएपियरेंस जो हम लोग बात करते थे, जैसे कभी रिएक्शंस में देख रहा था ना तुम लोग कि यहाँ पर था क्या चीज, A प्लस बी था और बन क्या रहा था हम लोग को C प्लस डी। अरे पीछे यही रिएक्शन लिखा है। तो यहाँ पर देखो मान के चलो डिसएपियरेंस किसका लिख रहा है, A के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ A जो हम लोग को पूछता था तो हम लोग कैसे लिखते थे, समझ में आ गया था। लेकिन कभी कभी इसी को ना लिख करके किसी इसका पूछने का तरीका बदल जाता है, तो इसके जगह हम क्या लिखा रहेगा, तो वही चीज लिखा है कि रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ A को कुछ जगह क्या लिखा हुआ रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, हम लोग जैसे इस बात को समझते हैं क्या लिखा हुआ रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरा माइंड क्या सोचेगा कि हम लोग पहले करते थे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपस में क्या करते हैं, इक्वल करते थे। इक्वल करने के बाद जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता था उसको भी हम लोग क्या करते थे, डिवाइड किया करते थे। लेकिन इतना ही समय तुम अकबका करके जल्दबाजी में गलती नहीं करना, उसके आगे भी पढ़कर देखना, वहां पे कुछ चीज लिखा रहेगा जो क्या रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू बोला रहेगा। क्या चीज बोला रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू। अगर सिर्फ तुम्हारा लिखा रहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस दौरान तुम्हें स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है और सभी को इक्वल करेगा। लेकिन अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके और साथ में क्या लिख दिया, विथ रिस्पेक्ट टू, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं रहा है। अब समझ में आ रहा है। तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू बोलेगा किसके अनुसार वो बोल रहा है। अगर ए तुम्हारा रिएक्टेंट है तो वो किसका बात कर रहा है, डिसएपियरेंस का बात कर रहा है। अगर ए रहता तुम्हारा प्रोडक्ट में तो किसका बात करता है, एपियरेंस का बात करता है। क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछने का तरीका बदल जाता है कि वो ये चीज ना पूछ करके रेट ऑफ डिसएपियरेंस ना बोल करके क्या बोल देता है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आधा से ज्यादा बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखता है रेट ऑफ रिएक्शन गलत करके बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन तुम लिखोगे तो तुम जानते हो कि अगर किसी के लिए लिख रहा है, रिएक्टेंट के लिए लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखता, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पर लिखता क्या चीज, dt। अब जैसे तुम रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिख रहा है तो इसमें अगर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट तुम्हारा अल्फा है तो तुम क्या करता, अल्फा से अरे डिवाइड करता। लेकिन अभी यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, क्या नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में। अगर इस तरह का बात कर रहा है तो वो कुछ और नहीं बता रहा है, मतलब हम लोग को क्या पूछ रहा है, डिसएपियरेंस का। और डिसएपियरेंस सब जब लिखा करते तो उस समय क्या ये हम लोग को डिवाइड करते थे, क्या नहीं करते थे। क्या बात समझ में आ गया। उसी तरह से अभी देखो तुम्हारा रिएक्टेंट क्या क्या था, ए था, और क्या है तुम्हारा बी। तो जैसे अभी ए के लिए लिखे उसी तरह से इसके जगह में क्या तुम लिख लेगा, बी के बारे में। यहाँ पर भी ए की जगह में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे पूछ देगा नहीं इसको। उसी तरह से यहाँ पर देखो रेट ऑफ एपियरेंस जो हम लोग लिखा करते थे, अब इसी को लैंग्वेज में बदल देता है किसके रिस्पेक्ट, हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेगा लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब इसको देख लेना है ना कि आखिर कहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो वो किसका बात कर रहा है, एपियरेंस का। अगर सी रह सकेगा तुम्हारा कहाँ, रिएक्टेंट में, क्या लिखेंगे हम लोग, डिसएपियरेंस का। क्या कहानी समझ में आ गया। तो उसको हम लोग कुछ जगह क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू सी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे तो तुम लोग को दिखेगा ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात देखो, कभी कभी जो यहाँ पे डिसएपियरेंस का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, डिसएपियरेंस का। तो डिसएपियरेंस ना बोल करके कभी कभी तुम्हें लिखा रहेगा क्या चीज, कंजम्पशन। क्या चीज लिखा रहेगा, कंजम्पशन। ये किस वर्ड से बन करके बना है, कंज्यूम। क्या चीज होता है, कंज्यूम। और कंज्यूम कहने का मतलब खत्म होना, क्या होना, खत्म होना, यूज होना। जैसे कि अभी देखो इस रिएक्शंस में समझो किसका हम लोग खत्म हो रहा है या फिर किसका इस रिएक्शंस में यूज हो रहा है। अरे यही ना रिएक्टेंट का यूज हो रहा है कि ये दोनों का यूज करने के बाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो किसका यूज हो रहा था, इसका यूज होता है। किसका खत्म हो रहा था, इसका खत्म हो रहा था। तो इसको हम लोग डिसएपियरेंस ना बोल करके क्या लिखा रहता है, वहां पे कंजम्पशन लिखा रहता है। ये किससे बनकर है, हम लोग को कंज्यूम से। कहां से, कंज्यूम से। उसी तरह से तुम्हारा जो एपियरेंस है, एपियरेंस किसके लिए यूज करा था, प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट क्या होता है, खत्म होता है कि बनता है, बनता है। तो बनता है तो इसी चलते वहां पे क्या लिखा रहता है, फॉर्मेशन। तो ये चार को बात तुम्हें हमेशा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि डिसएपियरेंस को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ये बात करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी एपियरेंस का किसका बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट से भी लिखा रहता है। और कभी कभी तुम्हारा डिसएपियरेंस ना लिख करके क्या लिखा रहेगा, एज्यूम्पशन। तो इसका मतलब कंजम्पशन। तो इसका मतलब भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये किसका बात कर रहा है, रिएक्टेंट का। फॉर्मेशन लिखा रहेगा तो किसका बात करेगा, प्रोडक्ट का। क्या इतना बात समझ में आ गया। चलो जल्दी से इतना छाप लो, उसके बाद थोड़ा सा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कर ही लेना। जैसे कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू सी लिखा है, अरे तभी प्रोडक्ट तुम्हारा डी भी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी की जगह में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। बाकी थोड़ा सा नोट्स अगर बना रहा होगा तो ये सब अगर तुम लोग घेरना उड़ना नहीं, ठीक है। तुम लोग सिंपल सिंपल खाली बनाना। चलो ठीक है।
अब देखो जितना हम लोग कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं उसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला खाली पढ़ने से हम लोग को नहीं होता है, इसको जब तक अप्लाई नहीं किया जा सके तब तक हम लोग उस कंसेप्ट को पूरे डिटेल में नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे सामने ऐसा ही क्वेश्चंस दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, थोड़ा हड़बड़ी मत करना ये सब क्वेश्चंस में। समझो क्या बोल रहा है, इफ ROD मतलब क्या समझता है, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ किसका, H2 इज इतना, ये क्या बता रहा है, कैपिटल है मतलब मोल पर लीटर, और ये क्या बता रहा है, पर सेकेंड। ये अभी मोलर पर सेकेंड, कभी कभी तुम्हारा मोलर डायरेक्ट लिखा रहेगा या फिर इसी को हम लोग जानते हैं क्या चाहिए, मोल पर लीटर। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हम लोग जानते थे ना, जो ऊपर रहता था कंसंट्रेशन और नीचे क्या होता है, टाइम। कंसंट्रेशन का हम लोग जानते हैं मोलर होता है और नीचे हम लोग को क्या होता है, सेकेंड। यही ऊपर जाता है क्या हो जाता है, पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। तो वो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन से जितना हम लोग लिखेंगे उसी का यूनिट होता है। अब यहाँ पर समझो कि जो रेट ऑफ डिसएपरियंस है किसका, H2 का, वो कितना हम लोग को दे रखा है, इतना हम लोग को वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ो तो उसका जो गिवन डाटा है उसको लिख लिया करो। तो देखो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि H2 का डिसएपरियंस दिया हुआ है, मतलब रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ किसका, H2 का। अच्छा, इसका जब ई वाला बात बोलेगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। जैसे बैलेंस करेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अभी इसका जब रेट ऑफ डिसएपरियंस तुम लिखेगा इसके अनुसार किसका, H2 का, कैसे लिखोगे, डिसएपरियंस का नहीं मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं, माइनस। अब यहाँ पे तुम एवरेज का लिखो चाहे तुम इंस्टेंटेनियस का, तो हम लोग अप्रोच करेंगे किसका, उसका लिखेंगे, किसका, इंस्टेंटेनियस का लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में क्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी, और कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, DT। कोई बताएगा यहाँ पर हम लोग अगर कोई संख्या रहता है यहाँ पे 2, क्या यहाँ पे 2 लिखते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि किसका बात कर रहे हैं, डिसएपरियंस का। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर भी रहता तो उससे हम लोग डिवाइड करना नहीं होता। तो जो इतना का जो वैल्यू है, ये जो बोला है क्या, यही चीज बोला है, और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, क्या यही चीज दिया हुआ था। और हम लोग को आगे क्या पूछा, देन फाइंड ROA मतलब रेट ऑफ एप्रियंस किसका, तो ऑफ HI। क्लियर है। अब अगर HI का रेट ऑफ एप्रियंस पूछा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ROA रेट ऑफ एप्रियंस ऑफ किसका, HI। इसके लिए क्या लिखोगे, ये है क्या चीज तुम्हारा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा करते थे, पॉजिटिव। यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, HI हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, DT। यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 लगा दे, नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एप्रियंस और डिसएपरियंस का। तो यहाँ पे कितना स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्या डिवाइड होगा क्या, नहीं। और इतना का जो वैल्यू है उसी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। रवीन बोला है, देन फाइंड रेट ऑफ एप्रियंस ऑफ HI। क्या इतना जो क्वेश्चन में बोलागा, मतलब जो भी बोला हुआ रहेगा, क्या उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लोगे कि किसका वैल्यू दिया है, किसका निकालना, इतना पकड़ लोगे। अब रहा बात कि इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। क्लियर है यहाँ तक। इसको निकालने के लिए हम लोग को एक हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरह का बात करेगा सबसे पहले हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या चीज लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कंफ्यूज मत होना, किसको लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, कि इस जो रिएक्शन से इसका पूरा हम लोग रेट लिखेंगे। तो जैसे हम अभी बात बोले रेट ऑफ रिएक्शन, तो तुम समझ गया कि जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करेंगे तो इसका 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 सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो H2 इसका लिखेगा तो पहले नेगेटिव आएगा D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा तुम्हारा DT। अगर संख्या रहता तो अभी क्या करते, डिवाइड करते। तो यहाँ पर अगर नहीं अभी स्टार्टिंग है तो 1 लिख देते हैं हम लोग। क्लियर है। यहाँ पर भी 1 लिख दो, यहाँ पर भी क्या लिख दो, 1। धीरे धीरे समझते जाना। अब ये आपस में इक्वल हो जाएगा किसका, इसका वाला भी। तो यहाँ पर लिखेंगे -D, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, DT। यहाँ पर भी 1 है, अरे था ना 1। चलो इज इक्वल्स टू, ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर लिखेंगे D, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, DT। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे 2 है तो 2 से बार डिवाइड होगा, क्या होगा बार डिवाइड होगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं किसका, रेट ऑफ रिएक्शंस का कहानी। क्या इतना तक लिख लोगे। कोई भी कहानी तुम्हारा रेट ऑफ एप्रियंस रहे, चाहे रेट ऑफ डिसएप्रियंस रहे, चाहे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शंस का सवाल रहे, हमेशा तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लेना पहले। क्लियर है। जो डाटा दिया है, जो डाटा निकालना, उसको भी लिख लेना। अब तुम्हारा मकसद क्या रहेगा, क्या ये सभी आपस में इक्वल है। इधर अगर तुम्हारा इसका वैल्यू भी दिया रहेगा तो इसका वैल्यू ई बराबर, इसका वैल्यू ये बराबर, इसका वैल्यू ये बराबर, इसका जो वैल्यू होगा वो इसका बराबर, इसका वैल्यू जो होगा वो इसका भी बराबर। क्या सभी आपस में बराबर है।
अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किसका हम लोग को डाटा दिया है और किसका डाटा हम लोग को निकालना है। सबसे पहले देखो किसका डाटा दिया था, H2 का, मतलब किसका दिया है, इसका दिया हुआ। निकालना किसका है, HI का, मतलब किसका निकालना है, इसका। मतलब ये वाला और ये वाला आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और हम लोग जान रहे हैं कि ये आपस में जब इक्वल है मतलब ये वाला और ये वाला भी तो इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो माइनस डी यहाँ पर लिखेंगे H2 और नीचे लिखेंगे क्या चीज, DT इज इक्वल्स टू, इसका बराबर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, HI हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, DT, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। क्या यही चीज समझ गया? चलो ये वाला मिटा देते क्योंकि गंदा लग रहा है देखने में। क्या क्लियर है? यहाँ पे खाली याद रखना कि इसको हम लोग सेलेक्ट किया और किसको सेलेक्ट किया, इसको। क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग यही सबको तो जरूरत है, इसका दिया था, इसका निकालना, इसका तो बातें नहीं किया था। अब समझो कि यहां से हम लोग को क्या करना है, डाटा निकालना है। क्वेश्चंस में समझो वैल्यू कितना का दिया है, इतना का। क्या यहां पर भी जो लिखा गया है वही चीज लिखा गया है, सेम चीज है ना? क्या किसी चीज यहाँ पे 2 रह जाता, मान के चलो यहाँ पे 2 रहता, क्या सेम चीज रह जाता, क्या नहीं रह जाता? तो उसको हम लोग ये वाला जो वैल्यू रहता है उसको क्या करना पड़ता, 2 से डिवाइड करना पड़ता, तब तो उसका इक्वल होता ना। तो अब देखो अभी ये वाला और ये वाला सेम है, इसका वैल्यू दिया हुआ था, मतलब इसके बराबर में क्या लिखेगा, उतना वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻³ चलो मोलर पर सेकेंड बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू इतना बराबर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे D, यहाँ पे है तुम्हारा HI और नीचे क्या है DT और बगल में क्या हो जाएगा 2। क्या हम लोग को इतना पूरा का वैल्यू निकालना है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लगा हुआ है और यहाँ पे क्या 2 हम लोग को जरूरत है क्या? नहीं। अगर हम लोग को यहाँ पे 2 जरूरत नहीं तो ये 2 को क्या करना पड़ेगा, इधर भगाना पड़ेगा। तो जैसे उधर तुम भगाने जाओगे मतलब ये 2 इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे नीचे था, इधर जाएगा कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में तुम निकाल क्या रहा है, D, यहाँ पे HI निकाल रहा है और नीचे क्या है DT, और ये इधर जाने के बाद 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ इसको अच्छा से नीचे लिख देना, ठीक है। मेरा यहाँ पे जगह नहीं है तो तुम लोग लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेगा, मोलर पर सेकेंड, मीटर नहीं, वो क्या है मोलर है, क्लियर है। तो कैसे इसका डाटा हम लोग निकालिए, क्या समझ में आ गया? कभी कभी यहाँ पर हम लोग को 2 भी लगा रहेगा और यहाँ पे पूछेगा इस तरह से, अरे तो कभी यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग पुट किया उसको क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन को देखो, जैसे अगला क्वेश्चन देंगे तो उसमें खुद आइडिया लग जाएगा। क्या इसका बात समझ में आ गया कैसे कैसे करना है इसको? चलो इसको नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चंस जब बना लेगा तो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो सब कंसेप्ट आखिर कहना क्या चाहता था। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं, ठीक है, क्योंकि इस वाला चैप्टर में पूरा डरावना जैसा पूरा क्वेश्चंस लिखा रहता है। कभी कभी एक पेज में सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा रहेगा लेकिन उसका बस थोड़ा सा सारांश निकलता है, तो इसमें डरना मत, ठीक है। देखो क्या है, बहुत आसान से बनेगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या चाहिए हम लोग का है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तुम लोग को पढ़ना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या पढ़ना है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जब पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होगा क्लास 12 का उसमें, तो वहाँ पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, उसको बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसी में एक वो प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं क्या चीज़, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो उसी में तुम्हारा सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है। तो उसी का एक रिएक्शंस दिया हुआ है, क्लियर है। ऊपर खाली नामा खाली बोल दिया, ठीक है, कि ये जो रिएक्शन है क्या हम लोग को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने का एक प्रोसेस है जिसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस दिया रहा है, क्लियर है तक। उसके बाद नीचे देखो क्या दिया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस किया गया है इस तरह से। किस तरह से? तो देखो -D किसका, ऑक्सीजन, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, ऑक्सीजन का, जो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग होता क्या है, हम लोग जब भी सॉल्यूशन करने जाते थे जो भी डाटा लिखा रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो देखो गिवन में क्या लिखा हुआ है, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे -D, यहाँ पर दिया है O2 और नीचे क्या है DT। इसका वैल्यू दिया हम लोग को कितना, 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? आगे फिर पूछा है क्या चीज, द रेट ऑफ डिसएपरियंस। क्या पूछा है? द रेट ऑफ डिसएपरियंस किसका, ऑफ SO2 विल बी। तो जो रेट ऑफ डिसएपरियंस होगा SO2 का वो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, रेट ऑफ डिसएपरियंस कहने का मतलब तुम क्या समझता है,
अरे डिसएप्रियंस का वर्ड जैसे सुना मतलब समझ में आने, अरे रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कहाँ है, यहाँ पे देखो SO2 यही ना है। अब इसके लिए रेट ऑफ डिसएप्रियंस, अब पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अरे जो रेट ऑफ डिसएप्रियंस लिखते थे उसका मतलब हम लोग यही तो समझते थे, माइनस डी किसका बात कर रहा है, SO2 का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, SO2 लिखा करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, dt। यहाँ पे 2 लिखा है, क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि डिसएप्रियंस में कोई भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड नहीं करते। तो इसी का वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, पता करना। क्या कहानी समझ में आ गया। यहाँ पे तुम्हारे पास कितना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक सही कर लेना है। क्या क्वेश्चन लिख लिया था, क्या क्या हम लोग को दिया हुआ था ये भी लिख लिया, आसानी तरह से हम लोग पता चल गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसको चलो सबसे पहले तुम लोग को क्या बोले थे कि कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस का, सबसे पहले क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है। चलो सबसे पहले जो देखेगा तो देखा था तो यहाँ पे SO2 प्लस O2 था, तो पहले किसका लिखेंगे, SO2 का, जो कि तुम्हारा रिएक्टेंट है, क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर D, यहाँ पे क्या लिख जाएगा तुम्हारा SO2 और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा dt। देखोगे SO2 से पहले 2 लगा हुआ था स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे D कंसंट्रेशन ऑफ O2, नीचे क्या हो जाएगा dt। क्या O2 से पहले कोई नंबर लगा हुआ था, नहीं था, तो यहाँ पे नंबर कोई रहेगा क्या, नहीं रहेगा, 1 रहेगा, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट का लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, SO3 का, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा dt। इसके पहले कितना नंबर था, 2 था, तो यहाँ पे कितना डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है हम लोग को। चलो अब देखो यहाँ से ये तो हम लोग लिख लिए क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लिए, क्या चीज लिख लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम्हें समझना है कि किसका वैल्यू दिया हुआ और किसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि जान रहा है कि ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है। अब एक का वैल्यू दिया रहता है, दूसरा को क्या करना है, निकालना है। किसका दिया हुआ था, O2 का, इसका वैल्यू दिया हुआ, निकालना किसका हम लोग को, SO2 का निकालना। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ये सारा कुछ तुम्हें पता चल गया, तो इजिली अब तुम बता सकता है। जान रहा है जब सभी आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं तुम माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 और इंटू में क्या हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू, किसका इक्वल हो जाएगा, इसका, तो नेगेटिव D यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा O2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज dt। अभी देखो क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, यहाँ पे क्या कोई संख्या यहाँ पे लगा हुआ है क्या, नीचे नहीं है, क्या यहाँ पर भी कोई संख्या लगा हुआ है क्या, नहीं, तो मतलब इतना का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इतना दिया था। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू निकला अभी हम लोग को माइनस D, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा SO2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 dt। क्या हम लोग को इसका वैल्यू पूरा निकालने बोला था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग को डिसएप्रियंस निकाल रहे थे तो वहाँ पे कोई भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ नहीं था, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पता है इतना का वैल्यू चाहिए, तो 2 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको निकालेंगे तो माइनस D यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज SO2 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा dt, इधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई होकर के तुम्हारा क्या हो जाएगा 2.5 था, तब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर -4 यूनिट क्या था तुम्हारा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो ऑप्शन नंबर में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला नंबर मैच कर रहा है, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आसान है कि नहीं है। चलो लिख लो जल्दी, इसको लिख लो। अब देखो ये क्वेश्चंस को अगर डील कर लिया इसका मतलब तुम्हारे पास पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहना कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं, बस जो जानता है उसी को रीअरेंज किया है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कि फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 मिलकर क्या बनाता है 2HI बनाता है। द ट्रू रिलेशनशिप इज, जो ये रिएक्शन, अच्छा सबसे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बिल्कुल बैलेंस है, तो इसी जो रिएक्शन था इसी को लिखा गया यहाँ पे रिलेशन के अनुसार, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। क्यों, कैसे जाने रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आपस में क्या किया गया है इक्वल, और इक्वल तभी होता है जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखा करते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा गया है इस रिएक्शंस के अनुसार। अब तुम्हें ये यहाँ पे करना है कि कौन सा ऑप्शन में तुम्हारा रिलेशन जो होगा वो सही है। अब सबसे पहले ये बताओ, इसको करने से जो इसको झांक झांक के तुम देख रहा है उससे बेहतर है कि तुम रेट ऑफ रिएक्शन खुद से लिख लो। अरे समझ में आ रहा है। तो अगर इसको रेट ऑफ रिएक्शन तुम खुद से लिखने जाओगे तो तुम क्या बोलोगे,
माइनस डी, यहाँ पर लिखोगे तुम क्या चीज H2 लिखोगे, और यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है तो 1 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू, इसके लिए लिखोगे तो माइनस यहाँ पे d, यहाँ पे लिखोगे I2 और यहाँ पे क्या लिखोगे dt, कुछ नहीं है मतलब किससे डिवाइड 1 से, इज इक्वल्स टू, इसमें जाओगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट का लिख रहे हैं d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HI और नीचे क्या हो जाएगा dt, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड। क्या यही हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन होता है? क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो एक चीज देखो कि अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले ऑप्शन को एक करके झांक करके देखो। जैसे हम ऑप्शन नंबर 1 को एक उठाते हैं, यहाँ पर देख रहा है यहाँ पे नेगेटिव है, ये नहीं है, और हम लोग जान रहे हैं कि H2 और I2 का जब भी तुम लिखोगे तो उसके पहले नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो हम लोग का रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो उसके लिए नेगेटिव हम लोग को जरूरत पड़ता है। मतलब कि जहां तुम्हारा नेगेटिव नहीं है वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। तो मतलब कि ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक जगह नेगेटिव लेकिन दूसरा जगह है क्या? नहीं। बी में गया तो यहाँ पर नेगेटिव दिखा और अभी इसमें दिखा है ही नहीं, मतलब ये भी होगा क्या? नहीं होगा। सी नंबर में जाएगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, मतलब H2 में नेगेटिव है, I2 में नेगेटिव है, इसमें क्या है? पॉजिटिव। मतलब मे बी, क्या चीज? मे बी ये ऑप्शन हम लोग को हो सकता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन ये नेगेटिव देख करके रिलेशन मत बता सकते हैं कि अच्छा ये हो सकता है। डी में गए तो यहाँ पर पता चला रही इसमें तो नेगेटिव है, इसमें तो नेगेटिव है, ये नहीं, मतलब ये तो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब 3 वो जब कट गया थी तो हम लोग को क्या होगा? 100% सही हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखो क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। मान के चलो ऐसा ही, जैसे अभी इसको काट दिए, अगर मान के चलो ऐसा ऑप्शन में रहता तब, अरे यहाँ पे मान के चलो ऑप्शन में यहाँ पे नेगेटिव भी दे देते तो कंफ्यूजन हो जाता ना, अरे एकरो पास नेगेटिव, एकरो पास भी नेगेटिव, मतलब ये दोनों में किसी का भी हो सकता है। लेकिन अभी इनकेस क्या हुआ कि किसी पास था ही नहीं तो आंख मूंद करके इसको बोल दिया कि सही हो ही जाएगा, और होगा ही यही। लेकिन मान के चलो अभी तुम्हारा ऐसा रह जाता, या फिर इस क्वेश्चन में हटा करके यहाँ पर ऐसा लिख देते, अरे अभी ये दोनों में कुछ भी हो सकता था, तो अब तो आंसर को मैच भी करना है। अब कैसे आंसर को मैच करोगे? तो आप सबसे पहले समझो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 है क्या? नहीं है। यहाँ पर कुछ संख्या दिखाई दिया का? नहीं। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा। अगर मान के चलो ये सभी इक्वेशन में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय, किसके द्वारा? 2 से। तो अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं था तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब इसी को लिखोगे तुम्हारा माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, नेगेटिव था है 2 से भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज? I2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव था, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों कट जाएगा, मतलब तुम्हारा बचेगा यहाँ पे क्या चीज? dhi बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? dt। क्या ऐसा रिलेशन तुम्हें पूरी दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में? अरे दिखाई दे रहा है ना? तो कभी भी हम लोग को ऐसा भी रिलेशन हम लोग को क्या हो सकता है? चेंज करके दे सकता है, तो उसमें घबराना नहीं। सबसे पहली बात तो नेगेटिव देख करके भी जवाब दे सकता है अगर ऐसा इस तरह के मिला तो। और तुम्हें बता दें कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा है तुम्हारा AIEEE में। कहाँ पूछा है? AIEEE 2002 में पूछा है। मतलब पहले जो NIT का, जैसे पहले IIT सब का जो एग्जाम होता था उस समय JEE मेंस ये सब होता नहीं था, उस समय डायरेक्टली क्या होता था तुम्हारा? AIEEE होता था, इसी के बेसिस से पहले होता था उसमें IIT सब का, मतलब बीटेक सब का एंट्रेंस एग्जाम, और यहीं से तुम्हारा NIT वगैरह IIT में जाता था। तो उस दौरान तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, तुम्हारा CUT में भी पूछ सकता है। क्या कहानी समझ में आ गया ना? तो इसी तरह का क्वेश्चन तुम लोग को और भी करना है। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग को फिर ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? तो AIEEE में हम लोग को पूछा है। कितना में? तो 2008 ईस्वी में हम लोग को पूछा है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन बस सिमिलर जैसे इससे पहले वाला हम लोग बनाए उसी तरह से इसको भी हम लोग को क्या करना है? रिलेशन को चेक करना है। क्या बोला है? तो देखो, फॉर अ रिएक्शन 1/2a से हम लोग का क्या बन रहा है? 2b बन रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a रिएक्टेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b बाय द एक्सप्रेशन। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? रिलेट करना है। क्या करना है? रिलेट करना है कि जो हम लोग को रेट ऑफ डिसअपियरेंस है किसका? a का, वो किस तरह से रिलेट कर रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b से। क्लियर है? तो जब भी हम लोग को इस तरह का कहानी आता है, एक लाइन में तुम लोग को बोले कि हमेशा सबसे पहले रिएक्शंस को देखो, रिएक्शंस को देखने के बाद हम लोग को क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है। जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लेते हैं उसके बाद फिर खुद ब खुद हम लोग का रिलेशन पता चल जाएगा कि आखिर वो दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है?
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो कि हम लोग को क्या दिया था, ए से बन रहा है क्या चीज बी, तो इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिख दे, उस रिएक्शंस का क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो क्या बन जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर कितना है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इतना समझ में आ रहा है, इतना तो मैथ पता है ना। हम लोग क्या करते थे, रेट ऑफ रिएक्शंस में जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता था उससे डिवाइड करते थे। अभी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिखाई दिया 1/2, तो 1/2 से जैसे हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखे, यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। क्लियर है कहाँ से आया सो, चलो ये हो जाता था इक्वल्स टू। अब किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते थे पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा डी, कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा बी और नीचे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना से डिवाइड करेंगे, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिखाई दिया 2, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब तुम्हें देखना है कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखे इसके बेसिस से क्या चाहिए, इसके बेसिस से हम लोग को अभी रिलेशन बताना है किसके किसका, तो डिसएप्रियंस ऑफ किसका ए का, जो कि रिलेट कर रहा है किससे, तो एप्रियंस ऑफ बी से। अब देखना कि यहाँ पे किस तरह से कहाँ हम लोग को रिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर डिसएप्रियंस का कहानी बोल रहा है ए का और बी का बता रहा है हम लोग को क्या चाहिए एप्रियंस का, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो ना भाई कि अगर हम लोग को इस तरह कहानी है, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड है, तब ये इस तरह का हम लोग को क्या करेगा मैच करेगा। ऑप्शन को देखेंगे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम लोग को निकालना क्या। ऑप्शन नंबर ए में जाओ, सबसे पहले ये देखो कि हम लोग को रिएक्टेंट वाला के लिए नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए पॉजिटिव। क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखा दिया पॉजिटिव दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया पॉजिटिव दिखा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सभी रिलेशन क्या है सही है। इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि तीनों में क्या था, ऑप्शन में नेगेटिव हम लोग को गैप कर दिया था, तो ऐसे उन लोग कट गया था, लेकिन इसमें देखो कटने का कोई चांसेस नहीं है। अब देखना है कौन ला हम लोग को रिलेट कर रहा है। जैसे इसमें जाओगे, इसमें जैसे तुम करने जाओगे तो अभी तुम्हें क्या पता चलेगा कि माइनस da/dt है, यहाँ पे 1/4 है। कितना है 1/4। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें देख रहा है तो इसमें ऊपर कितना था 2 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है 2। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या चाहिए है, एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो 2 नीचे था, इसमें क्या है 4 नीचे है। अच्छा यहाँ पे 4 कब आया होगा, जब नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब डिवाइड अगर 2 से कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे 1/2 था, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अरे कहानी समझ में आ रहा है, पहले से तुम्हारे पास 1/2 था, अब इसको क्या करना है डिवाइड कर देना तुम्हें 1/2 से, मतलब कितना से 2 से। तो जैसे तुम डिवाइड करोगे 1/2 हो जाएगा इस तरह से, अब मल्टीप्लाई होकर के तुम्हारा कितना हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ डिवाइड करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा। तो जैसे कटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब तुम्हारा करेक्ट कौन है, ऑप्शन यही है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तुमको, देखो फिर से समझो। ये वाला है, इसमें यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, तो डिवाइडेड बाई मान के चलो किससे 2 से। अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्या बन जाएगा, सो यहाँ पे 2 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है चलो, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अरे 2 से डिवाइड करने का मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या यही चीज हम लोग ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो ये हम लोग को सही हो जाता। इसमें देखो बी नंबर में क्या कहानी देख रहा था, नीचे भी गैप कर दिया, इसमें भी गैप कर दिया। अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। अरे यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एक में ऊपर है, एक में कहाँ है नीचे। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। अगर डिवाइड करोगे तो ये खत्म, ये बचेगा और ये वाला खत्म हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन तो हम लोग को सरासर गलत था। ठीक है, सी में देखोगे तो नीचे देखो ऊपर में 4 है, ऊपर क्या है 4। अगर 4 कब पॉसिबल है, अगर इसमें तुम 4 बनाना चाहता है ऊपर, इसका मतलब तुम्हें 8 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 16, जो कि है क्या नहीं है। मतलब ऐसा भी यहाँ पे ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये भी ऑप्शन होगा क्या नहीं होगा। डी में देखो नीचे कितना चाहिए 2,
अरे भैया तो जब हम लोग को 2 यहाँ पे रहता है तो उस कंडीशन पे ऊपर हम लोग को क्या नजर आया, 2 नजर आया। तो यहाँ पे 2 था लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो ये भी होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लेना है। रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने के बाद हम लोग को एक दूसरे को ऑप्शन को देखते हुए रिलेट करना है कि कौन सा रिलेशन हम लोग को सही था। जैसे इससे पहले वाला हम देखो तो उसमें क्या किए थे हम लोग, उसमें भी देखा था मल्टीप्लाई किए थे, काम चल गया था, समझ में आ गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें कि डिवाइड करेंगे 2 से तो हम लोग को काम चल जाएगा। क्लियर है। चलो तो ये ऑप्शन कितना हम लोग को आसान था, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को क्या रहता है, सीयूईटी में भी रहता है। देखो ये कहाँ पूछा था, AIEEE में। इसी तरह से तुम्हारा नीट में सवाल आता है, इसी तरह से तुम्हारा जेई में पूछता है। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर वो लेवल का क्वेश्चन को यहाँ पे टच करेंगे, हर वो कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि हम लोग को एक भी कंसेप्ट मिस ना हो सके। और वो भी जैसे तैसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कैटेगरी लेकर के चलेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आवे। उम्मीद है कि जितना अभी तक पढ़ाया गया उतना आपको फील हो गया होगा और अब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा होगा। हाँ इस तरह का सवाल रहेगा तो हमसे बन जाएगा, लग रहा है। इसी तरह से भी देखो ये जो तुम्हारा है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, इसमें बोला जाए तो अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बनाना है। अभी तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या रहेगा, धीरे धीरे न्यूमेरिकल का टाइप क्या होगा हम लोग को बढ़ेगा और थोड़ा एडवांस लेवल का जाएगा, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू बने हुए रहोगे तो आप सबसे आसान चैप्टर यही चैप्टर को मानोगे, यकीन मानो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो इजिली तुम लोग बना लोगे, बोलोगे बहुत आसान सवाल है। देखना तुम लोग को प्रीवियस ईयर्स भी करवाएंगे, यकीन हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इससे पहले वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ पूछा है, IIT 2002 में पूछा है। कहाँ पूछा था? IIT में पूछा है 2002 में। अब देखो सवाल बहुत आसान रहता है, देख रहे हैं एक पेज पूरा भर जाता है, समझ में आ रहा है। पहले ही बताया कि ये चैप्टर का क्वेश्चंस बहुत लंबा लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन बनेगा कितना, बहुत छोटा चीज़ में। डरना नहीं है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है खाली क्वेश्चन में देख करके छोड़ देता है कि अरे इतना लंबा है तो बहुत लंबा बनेगा, तो ट्राई भी नहीं करता है। तुम लोग को ट्राई करना है। मेरे साथ अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो एक ही चीज़ लेकर के चलना कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वैसा छूटेगा ही नहीं, सारा कंसेप्ट बना लोगे। जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा वो ऑटोमेटिक तुमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना ही काम करना कि पेशेंस के साथ वीडियोस को देखो और जितना हम बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। बाकी जो हम क्वेश्चंस देते हैं उसको खुद से पहले अप्रोच करने की कोशिश करो। जैसे इस क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको ट्रैक करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा। जैसे हर क्वेश्चन, जैसे देखो कोई नया टॉपिक बताते हैं उससे हम क्वेश्चन करवाते हैं तब तो अलग बात है। अब इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उससे क्या होता है कि जब भी तुम खुद से जब तक अप्रोच नहीं करोगे क्वेश्चंस को तब तक पूरा कंसेप्ट तुम्हारे अंदर पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो तुम लोग ट्राई करो कि जो हम क्वेश्चन देते हैं पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने रहेगा, उसको लिखो, उसको सोचो कि इसको आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे। बाकी बात अगर तुमसे एरर हो जाता है तो हम जो बनाएंगे उससे फिर सीख लेना। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द केमिकल रिएक्शन। क्या दिया हुआ केमिकल रिएक्शन? तो N2 + 3H2 और बन क्या रहा हम लोग को 2 मोल NH3 बन रहा है। क्लियर है। आगे बोल रहा है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका किसका, तो N2H2 और किसका NH3 का। तो हम लोग को बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप एमंग द रेट एक्सप्रेशन। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे बोल दिया है कि हम लोग को एक रिएक्शन हम लोग को दिया हुआ है, कौन सी दिया हुआ हम लोग को, अमोनिया का फॉर्मेशन जो कि है N2 + H2 और हम लोग को क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। तो वहां पर हम लोग को क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस किया गया है किसके टर्म में, तो रेट के मतलब किसका, कंसंट्रेशन और किसका, टाइम डेरिवेटिव्स है। क्लियर है। अरे कुछ नहीं, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम, समझ में आ गया ना। अब हम लोग को बोल रहा है कि जो इस रिएक्शंस का जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, N2 H2 और NH3 का, वो क्या है उसको चूज करना है। सिंपल से तुम समझो, इतना लंबा चौड़ा जो बोल रहा है वो कुछ नहीं बोला है, तुम्हारे सामने एक रिएक्शन दिया है और तुम्हें रिलेशन यहाँ पे लिखा गया रेट ऑफ रिएक्शंस के अनुसार किसका किसका, N2 H2 और NH3 का। वो बताना है कि किसमें करेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर यहाँ तक। यही क्वेश्चन हम लोग को IIT 2002 में पूछा था। खुद से ट्रैक करने की एक बार कोशिश करो, उसके बाद देखो कैसे बनेगा सो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस को रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझो N2 + 3H2। अब सबसे पहले हम क्या बोले थे कि कोई भी अगर रिएक्शंस रहेगा
या फिर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस का क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑप्शन में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, फिर वहां से रिलेट करके देखेंगे कि कौन वाला रिलेशन हम लोग को सही है। सबसे पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखोगे तो N2 के लिए लिखोगे, और N2 तुम्हारा क्या है, अरे N2 क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट है, तो उसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। D कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, N2, और नीचे क्या हो जाएगा dt, इज इक्वल्स टू माइनस D, यहाँ पर हो जाएगा H2 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा dt, इज इक्वल्स टू D, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, NH3, और नीचे क्या हो जाएगा dt। अब जिसका जिसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो, N2 बगल में कितना 1, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई मतलब नहीं। 3H2 मतलब कि H2 में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, NH3 के बगल में कितना है 2, तो 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या समझ में आ गया यहाँ पे, चलो तो ये रिएक्शंस को भी हम मिटा देते हैं, यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग तो लिख चुके हैं, तो ये हम लोग लिखे हैं अभी क्या चीज़, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने के बाद अब ऑप्शन में झांक करके देखना है कि किस तरह का यहाँ पे अप्रोच हम लोग कर पा रहे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में जाओ तो रेट जो लिखा है सबसे पहले देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, है इसमें। सेकेंड में देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है इसमें भी। थर्ड में जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन से लिखोगे तुम रिएक्टेंट का, वो क्या रहेगा तुम्हारा, नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे नेगेटिव छूटा हुआ है, यहाँ पर भी नेगेटिव छूटा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अरे ऐसे हम लोग दिमाग से निकाल लिए। चलो फिर इसमें देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चलो ये हो सकता है, मतलब ये तीन ऑप्शन में कोई भी हम लोग को एगो आंसर हो सकता है। सबसे पहले देखो कहीं ऑप्शन में क्या इसी तरह से लिखा हुआ है क्या, तो कहीं भी देख लो। जैसे ऑप्शन नंबर ए में जाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, चलो इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, इसमें 3 लिखा हुआ, इसमें भी 3 लिखा हुआ, इसमें 2 लिखा हुआ, इसमें भी 2 लिखा है। क्लियर है, अरे मैच तो कर रही है ना, और मैच कर रही है तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, है ऐसा। चलो इस समय देख लो, इसमें नहीं था, नहीं था, इसमें देखो 3 नीचे था और इसमें कहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया, इसमें भी 2 नीचे होना चाहिए और कहाँ रख दिया, ऊपर, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। डी में देखो यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पे 2, अरे तो ये होगा क्या, नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना, उसी से हम लोग को क्या करना है, बस रिलेट करते जाना है कि कौन हम लोग को सही होगा और कौन ला गलत होगा। बताओ 2002 में IIT में क्वेश्चन पूछा था, आसान है कि नहीं है, चलो नोट कर लो जल्दी। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है, हालांकि इसके बारे में पहले भी बताए थे, तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से समझ लो। क्या बोल रहा है, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक वो हाइपोथेटिकल अपने से मान लिया है रिएक्शन, क्या मान लिया है कि ए से हम लोग को क्या बन रहा है, एल बन रहा है, ठीक है। तो द रेट एक्सप्रेशन इज, जो हम लोग को रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है कि रेट इज इक्वल टू माइनस DA/dt, क्या लिखा है, DA/dt लिखा है, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेस किया गया है रेट को। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट रेट इज नेगेटिव। फिर नीचे देखो सेकंड में, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर सी में लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन रिएक्टेंट्स। डी में क्या चाहिए, नन ऑफ द अबव करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर समझो किसका बात चल रहा है, बात चल रहा है इस नेगेटिव का, किसका बात चल रहा है, इस नेगेटिव का। तो तुम लोग को बताए थे कि कभी भी जब रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो उस समय नेगेटिव साइन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को होता क्या था कि पहले जो हम लोग को रिएक्टेंट का जो रेट लिखते थे वो हम लोग को क्या होता था, नेगेटिव में आ जाता था। क्या आ जाता था, नेगेटिव में आता था, जो कि हम लोग को क्या होता है, रेट कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो रेट को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को नेगेटिव साइन वहां पे दर्शाते हैं। कहाँ से समझ में आ गया, तो जो नेगेटिव साइन हम लोग को दर्शाते हैं वो कुछ हम लोग को दर्शाता नहीं था, सिर्फ वो हम लोग को बताता था कि रेट ऑफ जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहानी समझ में आ गया। और जो नेगेटिव साइन होता था उसके बारे में बताए थे कि वो नेगेटिव साइन हम लोग को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट रेट इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, रेट तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव हम लोग वहां पे लगा है, तो ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव हम लोग को दिखाते हैं कि नहीं रेट और जो होता है वो हम लोग को नेगेटिव होता है। रेट कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट रेट इज नेगेटिव, कि नेगेटिव हम लोग को क्या है, रेट है, जो कि हम लोग को पॉसिबल है क्या, नहीं है। चलो ये तो कट गया।
सेकेंड में देखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है, क्या करता है कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अभी भी बताएं कि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो तुम्हारा जो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी को भी पढ़ लो, क्या बोला था, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा बताओ, अभी तक कहीं भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ये सब का बात किए नहीं किए, तो यहाँ कहां से होगा, नहीं होगा। फिर ये जो नन ऑफ दिस, तो ये तो ऐसे नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, फर्स्ट, मतलब कि सेकंड सही हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इस प्रकार से हम लोग आज क्या किए, डिसएप्रियंस, एप्रियंस का कहानी, फिर रेट ऑफ रिएक्शंस और डिसएप्रियंस को लेकर के किस तरह का न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, वो सारा कुछ इस लेक्चर्स में हम लोग क्या किए, कवर किए। अब आप लोग का काम क्या है, सोचिए, नीचे आपका कमेंट सेक्शन में या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, तो वहां पे टेलीग्राम का वहां पे लिंक डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक। अब करना क्या है, वो उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा, पीडीएफ। नोट्स का पीडीएफ नहीं, वहां पे क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वेश्चंस का पीडीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, वहां पे जो क्वेश्चंस रहेगा वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। हालांकि उसका सॉल्यूशन भी लाएंगे तो वहां पर आंसर दिया रहेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाना है, और आपको अगर जो भी क्वेश्चंस में दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये सब क्वेश्चंस में हमें दिक्कत हुआ, तो उसका फिर से सॉल्यूशन लाया जाएगा। हालांकि जो भी डीपीपी रहेगा उसका अक्लेन से, मतलब पूरा लाइन से 1 से लेकर के, मान के चलिए 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या चीज डाला हुआ है, 10 क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 10 क्वेश्चन का 1 से लेकर के 10 तक पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, ताकि किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम ना हो। तो आप कोशिश कीजिएगा जितना भी कंसेप्ट आज बताए हैं, आज से लेकर के कल तक, उसी से मिल करके हम लोग को क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा डीपीपी का। तो ये वाला लेक्चर्स को पूरा करने के बाद इसका नोट्स बनाइएगा, और साथ ही साथ इसका रिवीजन करने के बाद आप फिर से कहाँ जाइएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जाइएगा। उम्मीद है कि आपसे हर एक क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो यह लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे फुलफिल करने में सक्षम हो सकूं। ठीक है, बस आप लोगों से इतना ही उम्मीद रहेगा कि आप जब वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट कर कीजिए अच्छा सा, कि शायद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे और किस तरह से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हालाँकि जो भी बच्चा फर्स्ट बार भी मेरा वीडियो देखेगा तो उसे 100% समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि जितना ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं और अच्छा तरीके से यहाँ पे लेक्चर शूट कर पाऊंगा, उतना ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊंगा। मेरा टारगेट है कि पूरा 12th का पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाया जाए, वो भी पूरा डीपली। चाहे वो आप जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CBSE का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CUET का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप JEE का तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट का कर रहे हैं, सिलेबस सबका सेम रहता है। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सभी का अप्रोच क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो हम लोग पूरा बोर्ड लेवल से लेकर के पूरा JEE और नीट लेवल तक का यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप लगातार बने हुए रहेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर साझा करें वीडियो को। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो नए, देखिए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा क्या। इसी चलते अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।